नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाला है, उसकी जो रणनीति क्या होगी अंतिम सप्ताह की, यानी कि एक हफ्ता ही बचा हुआ है लास्ट। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि अभी आपने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली होंगी, रट ली होंगी, और अपने उद्देश्य के लिए आप तैयार हो, बिल्कुल, है ना। आपका जो उद्देश्य है, जो गोल है आपका एक जॉब लेना, उसके लिए आप तैयार हो। तो बस ये इस वीडियो में हम ये समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझेंगे इसमें कि क्या छोड़ना है अभी अभी आवश्यकता किस चीज़ को पढ़ने की है, क्योंकि जो ये अंतिम सप्ताह होगा यही निर्धारित करेगा आपकी तैयारी को। इस समय डिमोटिवेट नहीं होना है, तनाव में नहीं रहना है। कई सारे बच्चों को मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चे तनाव की स्थिति में हैं। इस तनाव की स्थिति से बाहर आइए और देखिए, यही एग्ज़ाम नहीं है, अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपने देने हैं। तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया कि मरण होगा, दिनकर लिखते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस क्या है, पहले ये देख लें। जो इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, देखिए 20 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर की उत्तराखंड। और ये जो 40 है इसको अभी हम नहीं देखते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है, जो सामान्य हिंदी है इसमें आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 17+ के समथिंग होना चाहिए। अगर इतना आप स्कोर कर पाते हैं तो बहुत सेफ स्कोर है ये, ठीक है। और जो उत्तराखंड है उसमें अगर आप ये मान के चलिए कि, सॉरी ये उत्तराखंड ये है, जीएस हो गया ना ये। तो जो उत्तराखंड है उसमें अगर आप 5 नंबर की करंट अफेयर्स उत्तराखंड से रिलेटेड भी मान के चलते हो, तो ये मान के चलिए 32 नंबर तक भी अगर लाते हो आप, तो आप सेफ जोन में हो। क्योंकि आपको जैसे कि पता है 746 बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं कनिष्ठ सहायक में, बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल भी बन चुके होंगे आने वाले समय में, कुछ लोग पटवारी में चले जाएंगे। और जो कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम 5 मार्च को जो है उसमें भी बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे। तो संभवतः इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो बहुत लिमिटेड रहने वाला है। तो जो लोग अभी 1 नंबर से बच रहे थे या 2 नंबर से बच रहे थे या 0.25 से बच रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अपना जोश कम मत कीजिए, अपने में भरोसा रखिए, ठीक है। भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय की मांग ये है कि लोग हताश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिविटी चारों ओर से आपको घिरी हुई है। तो इस समय में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो पढ़ा है निश्चित तौर पे उसको लेकर आपको यकीन तो होना ही चाहिए, और आपको भरोसा तो है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपके पास यूकेपीएससी का जो सिलेबस है, यानी कि यूकेएसएससी का ही सिलेबस को अभी यूकेपीएससी फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं सिलेबस किस तरीके से है। देखिए हिंदी की बात करें सबसे पहले, तो आपको हिंदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए हमको उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है जो लगभग सबकी, जिन पर कमांड अच्छी है, क्योंकि वो आपकी भी बहुत ही अच्छा होगा। हमको इम्पॉर्टेंट क्या है, स्कोर अगर गेन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिस पर लोग गलतियां करते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह हमें पता होने चाहिए, बहुत बेसिक है। और सबसे ज़रूरी है जो वर्तनी का है ना, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध, इस चीज़ को एक बार बहुत अच्छे से देख के जाइए, तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि कई बार पूछा उसने पिछले एग्ज़ामों में अनुकूल पूछा है, या जैसे सन्यासी पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को अगर आप पढ़ के जाते हो तो जाहिर तौर पर आपकी कुछ ना कुछ अच्छी कमांड हो जाएगी। और अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछता है वो, जो ये वाला सेशन है ना, भाषाखंड। तो आप अगर मैप से समझेंगे ना इन चीज़ों को, कि ये वेस्ट वाला एरिया है, पश्चिमी हिंदी यहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी यहाँ बोली जाती है, या जो कुमाऊनी गढ़वाली वाला एरिया है ना। तो इस चीज़ को एक बारी मैप से एक बारी समझ के जाइए कि अवधि कहाँ बोली जाती है। इस चीज़ को देख लेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे देखिए, वर्तनी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो है आपका अलंकार। देखिए अलंकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलंकार आपसे रूपक पूछ लेगा, उत्प्रेक्षा पूछ लेगा। तो इसको अगर आप थोड़ा से डिस्क्रिप्टिव वे में समझ के जाते हैं तो देखिए, कनक कनकते वाले तो वो रिपीट नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है वो रिपीट करेगा कुछ नहीं। जैसे रूपक पूछ लेता, थोड़ा रूपक को समझना बहुत ज़रूरी है। और उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझ के जाइए, क्योंकि वो जैसे उसने कठिनाई में पूछ लिया था या वसुदेव में पूछ लेता है, तो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन यही ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्कोर आपका डाउन भी करते हैं और अप भी ले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए।
और जैसे लिंग का है, जैसे लिंग परिवर्तन या लिंग को पहचानना, ये आसान चीज़ें हैं, ये आप कर लोगे मुझे ऐसा लगता है ना। लेकिन आप प्रत्यय और उपसर्ग पर खूब काम करिए। पिछले दिनों हम देख रहे थे बहुत बारी ये तत्सम तद्भव पर फोकस कर रहा है, तो इसको एक बार देख लेना आप, क्योंकि तत्सम और तद्भव, तत्सम देखिए ना संस्कृतनिष्ठ शब्द होंगे, और तद्भव जो कि उसका टूटा हुआ रूप होगा, यानी कि जो उससे उद्बोधित रूप होगा, तो आप इससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में, तो एक बार ही देख लेना। और जो विलोम शब्द हैं, विलोम कर लोगे, लेकिन हाँ पर्यायवाची कर लेना। पर्यायवाची में जैसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वायु है, बहुत बेसिक चीज़ें, सूर्य है, या गंगा है, रात्रि है ना, या जैसे कबूतर है, पूछ लिया था उसने पारावत, या सागर है ना, या जैसे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जो जो पक्षी है ना, इन चीज़ों से पूछ लेता। बहुत सामान्य चीज़ें जो हमारे आसपास ही घटित होती है, उनसे ये पर्यायवाची पूछने की कई बार कोशिश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ जाएगा आपका संधि। संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये संधि आप कितना भी समझ के चलिए, अगर आपका दिन होगा तो सही हो जाएगी, अगर आपका दिन नहीं होगा तो गलत होगी, कितनी भी कोशिश कर ली, ठीक है। यण संधि से पूछ लेता है ये, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना, उसको आप समझिए। स्वर संधि और व्यंजन संधि को खासकर, जैसे उसने अभी पूछा था ना कि जौ कैसे बनता है, ग्यों कैसे बनता है ना, या वागीश पूछ लिया था उसने कांस्टेबल में, तो व्यंजन संधि के रूल थोड़ा पढ़ लेना। जौ का दौ कैसा होता है, ये थोड़ा बेसिक उसके जो रूल है व्यंजन संधि के, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे जो है ये लोकोक्ति मुहावरे वाला, तो इससे देखिए वो मुहावरे तो बहुत बेसिकली नहीं पूछ रहा है वैसे, लेकिन लोकोक्तियाँ पूछ रहा है। लोकोक्तियाँ कैसे, जो आम बोलचाल की हैं या जो ज़्यादा चर्चित रहती है, उनसे पूछ लेता है। और पत्र लेखन से अभी तक नहीं पूछ रहा उस हिसाब से, लेकिन हाँ ये ज़रूर देख लीजिए, जो ये हिंदी लेखन या समाचार पत्रिकाएं हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और हिंदी का जो सबसे अहम खंड है, जिस पर हम लोग ध्यान कम देते हैं, और देखिए आपने इससे पहले वाले एग्ज़ाम में देखा था, उसने 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे पद्य से भी और गद्य से भी। तो इनकी रचनाएं, खासकर इनकी, निराला जी की और पंथ, और जैसे अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनका, आप शेखर जोशी है, जैसे शेखर जोशी को देख कर जाइए, उनका जन्म कहाँ है, मृत्यु कहाँ हुई, और उनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। मेंटल है जैसे, या बदबू, ये सारी चीज़ें आप देख के जाना। और गद्य से भी पूछ लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जो है वो एक तो पद्य में तुलसी हो जाएगा, कबीर से नहीं पूछ रहा है वो, तुलसी, और जो सूरदास है, सूरदास से दो जगह से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। और इनमें अगर आप देखेंगे तो मनोहर श्याम जोशी और सैलिस मटियानी तो उसका फेवरेट टॉपिक है, इससे पूछ लेता है। लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आपकी अच्छी कमांड होगी। तो अगर आप मन्नू भंडारी को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, तो मन्नू भंडारी अभी हाल के दिन में निधन हुआ है उनका, तो उनसे पूछ ले गए ना, उनकी रचनाएं पूछ लेगा। तो इसमें भी आपको अगर 2 प्रश्न आते हैं या 3 प्रश्न आते हैं, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसको आप गांठ बांध लीजिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका इतना स्कोर होता है तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में रहते हैं, 17+, और कई बच्चे तो 18 में भी आ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तराखंड। जैसे बहुत सारी बच्चों की क्वेरी थी कि वो उत्तराखंड में भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उत्तराखंड में भी स्कोर नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न क्या है कि अब जो पेपर सेट कर रहा है वो यूके पीएससी कर रहा है, यूके SSSC नहीं कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो यूके SSSC की जो अप्रोच है वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है, यानी कि उसको तथ्यों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के पहले पटवारी में 80 थे, दूसरे जो पेपर हुए हैं उसमें वो 64 तक रुक गए। इसका रीज़न समझिए बहुत। लेकिन जिन बच्चों की कमांड एनालिटिकल बेस्ड अच्छी थी, वो चीज़ों को समझ कर जाते हैं, तो वो पहले भी 67 पर थे और इस बार भी 65 पर ही रही। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो दुख की बात ये है ना, ये थोड़ा ना दुख की बात ये है कि 80 वाला व्यक्ति 64 पर आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए, यूकेपीएससी का जो मेन पैटर्न है उसका ये है कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं, चीज़ों को किस तरीके से देखते हो,
किस तरीके से समझते हो उनको, उसको फैक्ट से। हालांकि 2-3 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा आपके फैक्ट बेस्ड, ये 10 पूछ लेगा आपसे, लेकिन उसका जो मेन है, जो जो मोस्टली डिसाइड करता है मेरिट को, वो उसका मेन है आप चीज़ों को समझते किस तरीके से हैं। तो देखिए, सबसे पहले है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो इसमें जो उसकी जो नज़र है वो झीलों पर है, ठीक है, और चोटियों पर है। चोटियों पर क्योंकि जो उत्तराखंड है वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम बन चुका है वर्तमान दौर में, तो हिमालय बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, तो इससे पूछ ले रहा है वो, है ना। तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए, पर्वत चोटियों पे, झीलों पे। नदियों से ही पूछ लेता है, लेकिन नदियों पर मुझे लगता है आपकी ठीक ठाक कमांड है, ठीक है। अभी उसने चंदवन से प्रश्न नहीं पूछे हैं, गोरखा से नहीं पूछे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका जो चंद है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख के जाना, उसका प्रशासन देख कर जाना कि उसका प्रशासन किस तरीके का रहा है, और जैसे उसने जो टैक्स लगाए वो किस तरीके से लगाए। और इससे इम्पॉर्टेंट ये है इस बार की जो गोरखा है, गोरखा बहुत समय से पूछा नहीं है उसने, तो गोरखा को पूछ लेगा आपसे। वो कंटेम्प्रेरी भी पूछ सकता है, उसके समकालीन कौन था, और इसका रिलेशन पूछ लेगा किससे, पंवार वंश से। पंवार के समकालीन कौन थे, उनका क्या कैसा गतिविधियाँ रही हैं, उनसे पूछ लेगा। तो हिस्ट्री में यही देखना, बाकी नहीं देखना है। हिस्ट्री में नेक्स्ट ये है कि जो चिपको मूवमेंट है, और ये जो कुली बेगार, और जो सबसे मेन है डोला पाल के। देखिए, दलित मूवमेंट हमेशा पूछता है, वो जो शिल्पकार संबंधी जितने मूवमेंट हुए वो पूछता है, चाहे वो खुशीराम आर्य से प्रश्न उठते हों, या जैसे कुमाऊं शिल्पकारणी सुधारणी सभा से प्रश्न उठते हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल देख के जाइए, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए ना, उसका फैक्ट बेस्ड कम और चीज़ों को समझने की, आप वास्तविक उत्तराखंड को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से जानते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम रिसेंटली एग्जाम में देख रहे हैं, लोक नृत्य से पूछ रहा है वो, ठीक है, या परंपराओं से प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको भी एक बार देखे जाना। वैसे इसमें आपको दिक्कत होगी नहीं, हाँ, हालांकि वो जो छोपती वाला वो थोड़ा क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया था, देख लेंगे उसको आगे क्या आएगा उसका, है ना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, उत्तराखंड की जमींदारी उन्मूलन और भू बंदोबस्त, तो भू कानून से रिलेटेड थोड़ा पढ़ लीजिए उसको, कि उसको जो हेड कर रहा है वो सुभाष कुमार कर रहे हैं, है ना। भू कानून समिति, उसके कितने मेंबर हैं, इस चीज़ को थोड़ा देख के चले जाना आप। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट ये पूछने वाला बहुत ज़रूरी है, जो टूरिज़्म है। टूरिज़्म से इसलिए प्रश्न उठने वाले हैं क्योंकि ये टूरिज़्म में अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनमें ना बहुत सारा काम हो रहा है। तो देखिए, आपने जैसे इसमें देखा होगा कि जो अरुण योगीराज थे, उनके द्वारा जो केदारनाथ में मूर्ति स्थापित की गई, जो उसके कलाकार थे जिनके द्वारा वो बनाई गई थी वो मूर्ति, तो ये सारी चीज़ें करंट से भी रिलेट करती हैं, और आपका जो स्टैटिक का पार्ट है वो भी रहता है। रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे ये पूछ लेगा, कबूतर और खरगोश वाले इस तरीके से मुंडी और पैर से वो पूछ लेता है कि इसके इतने सर हैं, इतने पैर हैं। इस चीज़ को देख लेना। एक घड़ी वाला देख लेना, है ना, ये घड़ी है, और ये दर्पण पर अगर इतना कुछ बन रहा है तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। दर्पण वाला दे रखा है ना, जल प्रतिबिंब। और आपको एक सीरीज़ देख लेनी है, 2, 4, 6, 7, 8, इस तरीके से। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं भी करते हो, तो आप अगर उत्तराखंड और हिंदी पे अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो इसका बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत रहती है, तो इन पे ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उस चीज़ को आप कर सकते हो जो ABCD वाला है ना, ABCD से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको आप कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए, जो सबसे चैलेंजिंग है वो है आपकी GS। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, ये GS में जो पूछता है वो इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, है ना। तो ये पूछता तो बहुत टफ है, सीरियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत नॉर्मल तो नहीं पूछता आपसे। एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेगा, लेकिन बेसिक समझ होनी चाहिए, जैसे कि गोल्डन पीरियड मुगल का कौन था, स्वर्ण काल कौन था, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कौन था, तो ये मुगल काल से है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत है उसको नहीं पूछ रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल को थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, है ना। मौर्य में भी इतना नहीं पूछता है, अशोक को पूछ लेता है, अशोक के जो स्तंभ हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेगा, या उसके जो शिलालेख से संबंधित पूछ लेगा कि 13वां कितना है, 14वां क्या है, 12वें में क्या जिक्र है, 11वें में क्या जिक्र है, धम्म नीति किस में है, ठीक है।
और बुद्ध से एक चीज़ पूछ लेता है वो कि जो उसके सूत्र पिटक में क्या क्या निहित है, क्या क्या उसमें आदर्श की बात कर रखी है, उसको पूछ लेगा, बाकी इससे नहीं पूछ रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मुग़ल है, और मुग़ल के बाद पूछता है वो विजयनगर। एक विजयनगर उसका फेवरेट टॉपिक है और एक है मराठा। इन दोनों पे अगर उनके आप जैसे जैसे सुमंत किसको कहते थे, है ना, या दबीर, ये इस तरीके से उनके जो टर्मिनोलॉजी पूछ लेता कि इनका क्या कार्य था, इसको आप देख के जाइए। पेशवा जो शब्द था, इसका अर्थ प्रधानमंत्री के लिए होता था, किसके लिए होता था, इसको ज़रूर आप देख के जाइए। और इसके बाद आ जाते हैं हम जो भक्ति मूवमेंट था। भक्ति मूवमेंट में क्या पूछ रहा है वो, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, और वो रचनाएं पूछ रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान किया होगा, जैसे कि इसने कौन सी पत्रिका निकाली, इसने कौन सी किताब लिखी। तो राजा राम दो तीन हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, तिलक, ठीक है, इन चीज़ों पर उसकी बेहद खास नज़र है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है भक्ति मूवमेंट के बाद, जो आधुनिक भारत जब शुरू होता है, तो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित तथ्य, जैसे कि इस दौरान मंगल पांडे ने कहाँ से वो संचालन किया, या झांसी की रानी का किस तरीके से योगदान रहा है, उससे पूछ लेता है। और जैसे इसमें जो कर्जन था उसकी भूमिकाएं पूछ लेता है कि कर्जन ने जो बंगाल विभाजन से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं जो मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस है। जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनको एक बार देख लेना कि उसमें महिला कौन थी, पुरुष कौन थे, ये पूछ लेता है। तो इतना कर लोगे आप तो काफ़ी है ना। और विश्व इतिहास से तो नहीं पूछ रहा है वो। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में उसका जो मेन है वो मैप रिलेटेड है, कि मैप पे आपकी कमांड कैसी है, ठीक है। तो मैप को एक बार देख लेना आप अच्छे से। इसमें भी जनगणना वाला सेशन थोड़ा देख लेना, पूछ रहा है उससे। और इससे थोड़ा सा आप वो देख लेना कि जो भौगोलिक स्थिति किस तरीके से है, जो भूमध्य रेखा पर देशों की स्थिति क्या है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आप इससे काम बन जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा है, पॉल साइंस पूछ रहा है। पॉल साइंस से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा है। इसमें जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि जो संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, जैसे 86 हो गया, ठीक है, 97 हो गया, ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जीएसटी वाला देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस सब में जो सबसे मेन है वो है आपका जो आयोग से रिलेटेड है, जैसे कि जो नेशनल कमीशन एनसीबीसी है, जैसे बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो है, इस चीज़ों को, इन चीज़ों पर उसका विशेष ध्यान रहता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीज़। बाकी आपका इससे काम बन जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश पूछ लेगा, डीवाई चंद्रचूड़, ये सारी चीज़ें, थोड़ा करंट का भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, देखिए लास्ट ये देख लेना आप, मानवाधिकार, है ना, सार्क देख लेना, G20 को देख लेना। हालांकि उस पर एक वीडियो आ जाएगी अभी कुछ दिन में, आप उसको देख लेना, है ना। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या रणनीति होगी, अर्थशास्त्र वो नहीं पूछ रहा है ना। बाकी कंप्यूटर का है। कंप्यूटर तो देखिए बेसिक, आपको जो कंप्यूटर है ना, बेसिक कंप्यूटर, उससे आपका काम तो बन ही जाता है। बाकी अगर थोड़ा वो जावा से रिलेटेड पूछ लेता, थोड़ा टिपिकल, उस पर किसी भी कमांड नहीं होती है ना। थोड़ा हाँ रैम देख लेना, ठीक है, रोम को देख लेना, ये कैसी मेमोरी है, किस तरीके की मेमोरी है, इनसे पूछ लेगा। और सीपीयू वगैरह देख लेना। बाकी इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और बिल्कुल भी तनाव नहीं मत लीजिए। बस आप पॉजिटिव होके इन चीज़ों को टैकल करिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप वो देख सकते हैं, जो बजट है उसकी वीडियो पढ़िए, आप चैनल पर जाइए, उसमें जो आप विंसर ईयर बुक का जो जीस्ट है उसको देख लें, कि उसमें जो निचोड़ है उसका, उसको आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, और आप इस परिपाटी पे अगर चलते तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, और आपका इसमें सिलेक्शन हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।